कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पिछला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से कुछ दिन से इस कहानी पर पार्ट नहीं दे पा रही थी। सिर्फ एक चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर ही मैं पार्ट दे पा रही थी। आज इस कहानी का अंतिम भाग आप लोगों के सामने दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अगर ये कहानी आप लोगों की थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो आज आप लोग लाइक और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अनन्या ने कांपते हाथों से मंगलसूत्र को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई। उसने आर्यन का हाथ थामते हुए धीरे धीरे कहा, नहीं आर्यन, मैं इसे अभी नहीं पहन सकती। आर्यन का चेहरा उतर गया। उसकी सांसें रुक सी गई। क्यों अनन्या, क्या मैं फिर से हार गया? उसकी आवाज़ में बेचैनी और डर दोनों थे। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं आर्यन, तुम हार नहीं रहे हो, तुम जीत रहे हो, लेकिन अधूरी जीत अभी पूरी नहीं हुई है। जिस शादी में तुमने मुझे धोखा दिया था, मैं उसे अपनी शादी नहीं मान सकती। वो मेरे लिए सिर्फ एक छल था और मैं उस छल को अपना सच नहीं बनने दूंगी। वो हमेशा हमारे रिश्ते में मुझे उस धोखे की याद दिलाएगा। जब तुम सचमुच डोली लेकर मेरे घर आओगे, जब तुम पूरे समाज और अपने परिवार के सामने मुझे अपनी पत्नी बनाओगे, तब मैं तुम्हारे हाथों से ये मंगलसूत्र पहनूंगी। तभी मैं इसे अपनी ज़िंदगी का सच मानूंगी। आर्यन की आंखें भर आई। उसने अनन्या की ओर देखा। उसके शब्दों ने उसके दिल को तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मैं वादा करता हूँ अगली बार जब तुम इस मंगलसूत्र को अपने गलों में देखोगी, वो मेरी दुल्हन बनने के बाद होगा। तब मैं तुम्हें पूरे संसार के सामने खुले आसमान तले अपनी पत्नी कहूँगा और उस दिन मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारे नाम होगी। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सच्चाई, भरोसा और मोहब्बत का गहरा बंधन था। एक टूटा रिश्ता जो अब अपने सबसे सच्चे रूप में जुड़ने वाला था। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में वादों और मोहब्बत का सबसे पवित्र संगीत बज रहा था। वायलिन की धुन जैसे उस पल को हमेशा के लिए कैद कर रही थी। आर्यन ने धीरे से मंगलसूत्र वापस डिब्बे में रखा। उठकर अनन्या के सामने बैठ गया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज़्यादा सुकून था। जैसे दोनों ने तय कर लिया हो कि अब जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो साथ मिलकर इसे जिएंगे। पूरा सनशाइन कैफ़े उस पल में गवाह बन गया, एक अधूरे रिश्ते के नए आगाज का। कैफ़े से निकलते वक्त अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बहुत दिनों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ था कि उसका दिल हल्का हुआ है। गाड़ी की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और आर्यन लगातार ड्राइव करते हुए बीच बीच में उसे देख लेता। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि अनन्या ने उसे सुना और मौका देने की बात की। हवेली के बाहर गाड़ी रुकते ही आर्यन ने दरवाज़ा खोला और धीमे स्वर में बोला, अनन्या, शुक्रिया मुझे आज सुनने के लिए। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी मगर आवाज़ में मजबूती। शुक्रिया नहीं आर्यन, अब हमें बस आगे देखना है। ये कहकर वो अंदर चली गई और आर्यन वहीं कुछ पल खड़ा रह गया, जैसे उस लम्हे को अपने सीने में कैद कर लेना चाहता हो। हवेली के अंदर का माहौल शांत था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। जैसे ही अनन्या वहां पहुंची, विक्रम सिंह ने अपनी बेटी की तरफ गौर से देखा। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, आर्यन से मिलने के बाद तुम्हारा फैसला क्या है? सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी मगर आंखों में साफ झलक रहा था कि वो अब डर में नहीं जी रही। उसने शांत स्वर में कहा, पापा, मैंने बहुत सोचा है और अब मैंने तय किया है कि मैं आर्यन के साथ अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। मैं उस कड़वी शादी की यादों को पीछे छोड़कर उससे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही टेबल पर जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ पल किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर अचानक दादी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो हाथ जोड़कर बोली, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, 7 जन्मों के रिश्ते ऐसे ही पूरे होते हैं। मैंने पहली बार आर्यन को देखा था तो दिल ने कहा था कि ये लड़का भला है।
आज तूने मेरा दिल और हल्का कर दिया। श्वेता जी ने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में राहत और प्यार उमड़ आया, लेकिन वहीं बीरेंद्र सिंह का चेहरा गंभीर था। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहने के बाद हिचकिचाते हुए कहा, बेटा अनन्या, मैं बस तेरी खुशियाँ चाहता हूँ, लेकिन कहीं तुम ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं ले रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भावनाओं का असर हो और बाद में फिर वही दर्द दोहराना पड़े। अनन्या ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने उनकी हथेली अपने हाथों में ली और नरमी से कहा, नहीं चाचू, ये मेरा सोच समझ कर लिया हुआ फैसला है। आर्यन बुरा इंसान नहीं है, बस उसे अपनों ने ही धोखा दिया था, इसलिए वो सही और गलत में फ़र्क भूल बैठा। लेकिन अब मैं उसकी आंखों में सच्चाई देख चुकी हूँ। उसके भीतर का इंसान आज भी वही है, बस हालात ने उसे अंधा कर दिया था और अब वो बदल चुका है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। बीरेंद्र सिंह की आंखों में हल्की नमी आ गई। उनके होठों पर शब्द नहीं थे, मगर चेहरे पर एक खामोश सी रजामंदी जरूर झलक रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से सिर झुका लिया। बाकी परिवार अनन्या के फैसले से बेहद खुश था। उस रात हवेली का माहौल उम्मीद और खुशी से भर गया। उधर उसी समय आर्यन अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आदित्य सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन के चेहरे पर फैली खुशी देखते ही आदित्य हंस पड़ा। छोटे, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ साफ लिखा है। क्या अनन्या ने हाँ कह दिया? आर्यन ने बिना जवाब दिए आदित्य को पकड़कर अपने साथ गोल गोल घुमा लिया। दोनों हंसते हुए लिविंग रूम में घूमने लगे। आर्यन की आंखों से खुशी छलक रही थी। हाँ भाई, उसने कहा है कि वो मुझसे दोबारा शादी करना चाहती है। अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। आदित्य की आंखों में भी चमक आ गई, मगर उसने गंभीर स्वर में कहा, छोटे, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन याद रखना, एक लड़की का दिल बहुत नाजुक होता है। उसे टूटते टूटते बहुत मुश्किल से हिम्मत मिलती है। आपने जो गलती की वो छोटी नहीं थी। अब तुमको हर पल ये साबित करना होगा कि उसने जो दूसरा मौका तुम्हें दिया है ये बेकार नहीं जाएगा। उसे हर रोज़ ये महसूस कराना होगा कि उसने सही फैसला लिया। आर्यन की आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस लेकर आदित्य के हाथ पकड़ लिए। भैया, मैं कसम खाता हूँ, इस बार मैं अनन्या को कभी निराश नहीं करूँगा। मैं उसकी दुनिया खुशियों से भर दूँगा। उसे ऐसा कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि उसने मुझे माफ़ करके कोई गलती की है। रात गहराने लगी थी। सब अपने अपने कमरों में चले गए, मगर आर्यन का दिल चैन से बैठ नहीं पा रहा था। वो अपने कमरे में गया। खिड़की के पास खड़ा होकर उसने फ़ोन उठाया और अनन्या का नंबर मिलाया। कॉल लगते ही अनन्या की धीमी और थकी सी मधुर आवाज़ आई। हाँ आर्यन। उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसने हल्के हल्के कांपते स्वर में कहा, अनन्या, ये कुछ घंटे की दूरी भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तुम्हें हर वक्त अपने पास देखना चाहता हूँ। बताओ कब आऊँ? कब तुम्हारे पापा से बात करूँ? कब डोली में लेकर तुम्हें अपने घर आऊँ? अनन्या की पलकों पर नमी तैर गई। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे फ़ोन की लाइन के उस पार उसकी धड़कनें आर्यन तक पहुँच रही हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आर्यन, अभी सब वक्त के हिसाब से होगा, लेकिन तुम्हारी ये बेचैनी मुझे सुकून देती है, क्योंकि ये बताती है कि तुम्हारा प्यार अब सच्चा है। आर्यन की आंखें भर आई। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो तैयार रहना अनन्या, मैं बहुत जल्द डोली लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा और इस बार कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। फ़ोन की खामोशी में दोनों की सांसें मिल रही थी। उस लम्हे में ना कोई दूरी थी, ना कोई डर, बस एक नई शुरुआत की मीठी सी खुशबू थी। दोनों के दिलों ने मान लिया था कि अब उनका रिश्ता सिर्फ उनका नहीं, बल्कि किस्मत का लिखा हुआ है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हवेली उस दिन सचमुच किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे ताजे फूलों से सजावट हुई थी। गुलाब, गेंदा, आर्किड और चमेली की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। दीवारों पर झालरों की लाइटें झिलमिला रही थी। आंगन में बड़े बड़े रंगोली बने थे और हर कोने में खुशियों का रंग बिखरा हुआ था। मेहमानों की हल्की फुल्की गुनगुनाहट, पंडित जी के मंत्रों की गूंज और शहनाई की मधुर धुन पूरे माहौल को और भी पवित्र बना रही थी। कुछ करीबी रिश्तेदार आए थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और सच्चा प्यार झलक रहा था। आर्यन ने खास तौर पर कुछ पत्रकारों को भी बुलवाया था। उसका मकसद साफ था, वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला
दुनिया से छुपा कर नहीं बल्कि गर्व से सबके सामने घोषित करना चाहता था। मंच पर जब पंडित जी ने वरमाला का वक्त बताया तो सबकी निगाहें आर्यन और अनन्या पर टिक गई। अनन्या लाल जोड़े में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट और गहरी शर्म थी, मगर आंखों में चमक और होठों पर धीमी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए वरमाला उसके गले में डाली, जैसे मानो कह रहा हो, अब ये रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं किस्मत का लिखा हुआ है। अनन्या ने भी वरमाला उसके गले में डालते हुए मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा। फेरे शुरू हुए, मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और दोनों का एक दूसरे का हाथ थामना, सब कुछ इतना पवित्र लग रहा था कि जैसे वक्त भी थम गया हो। हर फेरा उनके रिश्ते को और मजबूत करता जा रहा था। 7वें फेरे के बाद जब पंडित जी ने ऐलान किया कि अब ये दोनों पति पत्नी हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट, रिश्तेदारों की खुशियाँ और पत्रकारों के कैमरों की फ्लैश मिलकर उस पल को अमर बना रहे थे। आर्यन ने मंच से ही सबके सामने कहा, आज से अनन्या सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं उसे दुनिया के सामने गर्व से अपना कहता हूँ। ये सुनकर अनन्या की आंखें भर आई। वो भीड़ में बैठे अपने माता पिता की ओर देखी। विक्रम सिंह और श्वेता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। जब अनन्या और आर्यन उनके चरणों में झुके तो दोनों ने उन्हें गले लगा लिया। श्वेता जी ने कहा, खुश रहो मेरी बच्ची, तुम्हें खुशियों से बड़ी हमारी कोई दुआ नहीं है। विक्रम सिंह ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ अनन्या का ही नहीं हम सबका सम्मान बढ़ाया है। विदाई का समय आया। अनन्या की आंखें नम थी। वो अपने माता पिता से गले मिलते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। श्वेता जी की बाहों में भरकर बोली, माँ, मैं हमेशा आपकी दुआओं को अपने साथ रखूँगी। विक्रम सिंह की आवाज़ भारी हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटी, अब तू किसी और का घर बसाने जा रही है, लेकिन वो घर तेरे बिना कभी खाली नहीं होगा। आर्यन ने आगे बढ़कर वादा किया, पापा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अनन्या को हमेशा अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। ये सुनकर दोनों का दिल कुछ हल्का हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। आर्यन अपने घर पहुंचा। वहां आदित्य ने पहले से गृह प्रवेश की तैयारी की थी। बड़ों की गैर मौजूदगी में वही इस रस्म को निभा रहा था। दरवाजे पर एक सुंदर रंगोली बनी थी, कलश रखा था और चावल से भरे कलश को गिराकर अनन्या ने घर में कदम रखा। उसके पाँवों की महावर की छाप घर की दहलीज पर ऐसे पड़ी जैसे खुशियों की लकीरें खिंच गई हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब ये घर सच में लग रहा है। सब रस्में पूरी होने के बाद जब अनन्या को उसके कमरे में ले जाया गया तो वो नई नवीली दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में फूलों की सजावट थी, हल्की सी खुशबू और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। माहौल में एक जादू सा था। आर्यन धीरे धीरे कदम रखते हुए कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ा होकर उस दृश्य को देखता रहा। उसका दिल धड़क रहा था। धीरे से पास आकर उसने अनन्या का घूंघट उठाया। उसके सामने अनन्या का चेहरा था, शर्म से लाल, मगर आंखों में वही गहरी मोहब्बत। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज लगता है कि किस्मत ने सच में मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मैं बार बार भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा। ये कहते हुए उसने धीरे से उसका माथा चूम लिया। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने आर्यन का हाथ थामा और कहा, आर्यन, मुझे तुम्हारा साथ सबसे बड़ी नेमत लगता है। आज मैं सच में पूरी हो गई हूँ। आर्यन ने उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। उसकी आंखों में मोहब्बत और मन में एक गहरी हिचकिचाहट थी। वो चाहता था आगे बढ़े, मगर कहीं उसके मन का डर रोक रहा था। तभी अनन्या ने उसका हाथ थामकर उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और प्यार झलक रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, अब कोई डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर पल। ये कहते हुए अनन्या ने खुद आगे बढ़कर उसके लबों को चूम लिया। ये चुम्बन गहरा भावनाओं से भरा और उनकी आत्माओं को जोड़ने वाला था। उस पल आर्यन की सारी हिचकिचाहट टूट गई। उसके दिल ने मान लिया कि अब उसकी दुनिया पूरी है। अनन्या उसके साथ है, हमेशा के लिए। कमरे के दीवारों पर टंगी रोशनी, फूलों की खुशबू और उनकी धड़कनों की ताल मिलकर उस रात को जीवन भर के लिए यादगार बना रहे थे। वो सिर्फ एक शादी की रात नहीं थी, बल्कि दो अधूरी कहानियों के पूरा होने की रात थी।
दो रूहों के एक होने की रात। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक कर कमरे में आई तो आर्यन और अनन्या अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। रात की सारी थकान उनके चेहरे की मुस्कान ने मिटा दी थी। अनन्या का सिर आर्यन के सीने पर टिका था और उसकी धीमी धीमी सांसें आर्यन की धड़कनों से मिल रही थी। आर्यन नींद से आधा जागा आधा सोया अनन्या के माथे को हल्के से चूमा और फुसफुसाकर बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज आर्यन मेहरा। अनन्या ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई और धीमे से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर आर्यन मेहरा। उनकी हंसी और बातें कमरे में घुस गई। आर्यन ने शरारत से कहा, काश ये सुबह कभी खत्म ही ना हो। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हर सुबह तुम्हारे साथ ही शुरू होगी और हर रात तुम्हारे साथ ही खत्म होगी। ये सुनकर आर्यन का दिल भर आया। उसने उसके गालों पर फिर से किस किया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया, जैसे ये यकीन कर रहे हों कि अब कोई जुदाई कभी बीच में नहीं आएगी। कुछ देर बाद जब दोनों तैयार हुए तो अनन्या ने ठान लिया कि आज उसकी पहली रसोई है और वो उसे खास बनाएगी। लाल रंग की साड़ी पहनकर, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के साथ वो रसोई में उतरी। नौकर चाकर और काम करने वाले सभी लोग उसे देख रहे थे, जैसे पहली बार घर की बहू को रसोई में आते देख रहे हों। अनन्या ने सबको नमस्ते किया और मुस्कुराकर बोली, आज मैं खुद सबके लिए खाना बनाऊंगी। रसोई में उसकी मौजूदगी से जैसे एक अलग ही रौनक आ गई। उसने सबसे पहले हलवा बनाया, जो परंपरा के अनुसार बहू की पहली रसोई का सबसे ज़रूरी हिस्सा था। इसके साथ उसने पूड़ी, आलू की सब्जी और रायता भी तैयार किया। आर्यन कई बार छुप छुप कर रसोई के दरवाजे से उसे देख रहा था। उसकी नज़र अनन्या पर से हट ही नहीं रही थी। जब अनन्या ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, इतना मत देखो वरना हलवा में चीनी ज़्यादा डाल दूंगी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे हाथ का है तो चाहे चीनी हो या नमक, सब मीठा ही लगेगा। जब खाना तैयार हुआ तो आदित्य और घर के बाकी सदस्य इकट्ठा हुए। आदित्य ने पहला निवाला चखा और बोला, वाह भाभी, ये तो कमाल का है, सच में अब ये घर पूरा हो गया है। सब ने मिलकर अनन्या की तारीफ की। आर्यन तो हर निवाले के साथ अनन्या की ओर देखकर मुस्कुराता ही जा रहा था। खाना खिलाने के बाद अनन्या ने नौकरों और काम करने वाले सभी लोगों को भी बुलाया। उसने खुद अपने हाथों से थाली परोसी और कहा, आप सब भी इस घर का हिस्सा हो। आज मेरी पहली रसोई है और अगर मैं आपको इसमें शामिल ना करूं तो ये अधूरी रहेगी। ये सुनकर नौकरों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहू रानी, आपने हमें इज्जत दी, ये घर अब और भी पवित्र लग रहा है। खाने के बाद अनन्या ने सबको छोटे छोटे गिफ्ट भी दिए, साड़ियाँ और शॉल के पैकेट और कुछ मिठाई के डिब्बे। सबके चेहरे खिल उठे। आदित्य ने हंसकर कहा, भाभी, लगता है अब इस घर में सच में खुशियों का बसेरा हो गया है। आर्यन वहीं खड़ा चुपचाप अनन्या को देख रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। उस शाम जब दोनों कमरे में लौटे, आर्यन ने अनन्या को अपनी बाहों में लेकर कहा, आज तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं इस पूरे घर का दिल जीत लिया। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन, ये सब तो मेरा फ़र्ज है, लेकिन सच कहूँ तो तुम हो तो सब आसान लगता है। आर्यन ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और बोला, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रखूँगा। कमरा एक बार फिर से उनकी हंसी और मोहब्बत से भर गया। उनकी सुबह की मिठास, दिन की खुशियाँ और शाम की मोहब्बत ने उनकी नई ज़िंदगी को सच्चे मायनों में खूबसूरत शुरुआत दी। शाम का समय था। हवेली की बालकनी पर खड़ी अनन्या आसमान में फैले बादलों को देख रही थी। हवा हल्की थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी साफ झलक रही थी। सुबह से ही आर्यन बिजनेस मीटिंग्स में इतना व्यस्त रहा कि अनन्या से ढंग से बात तक नहीं कर पाया। अनन्या ने चाहा भी कि 2 पल वो उसके साथ बैठे, लेकिन आर्यन हमेशा फ़ोन और लैपटॉप में उलझा रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने डायरी में छोटा सा नोट लिखकर मेज़ पर रखा, आर्यन, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी एक मुस्कान मेरे दिल को कितना रोशन कर देती है, पर आज तुम्हारी वो मुस्कान मैंने मिस कर दी। शायद मैं बेवजह रूठ गई हूँ, पर दिल यही कहता है कि छोटी सी तवज्जो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। ये नोट पढ़ते ही आर्यन का दिल जैसे कसक उठा। उसने फ़ौरन अपने सारे काम एक तरफ रख दिए। रात को जब अनन्या कमरे में लौटी तो देखा कि बत्ती बंद थी और चारों तरफ हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी झिलमिला रही थी।
गुलाब की पंखुड़ियाँ फर्श पर बिखरी थी और बीच में एक खूबसूरत सी डाइनिंग टेबल सजी थी। उस पर उसके पसंदीदा पकवान रखे थे। अनन्या की आंखें हैरानी से फैल गई। तभी पीछे से आर्यन आया। धीरे से उसके कानों के पास झुककर फुसफुसाकर बोला, मेरी रूठी हुई रानी के लिए ये सब। अनन्या ने उसकी ओर देखा पर नाराज़गी अब भी बनी हुई थी। आर्यन ने उसका हाथ थामा और उसे टेबल तक ले गया। डिनर के बीच आर्यन अचानक कुर्सी से उठकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अनन्या चौंक गई। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अनन्या, मुझे आज एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी सांसों की वजह हो। अगर तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ जाए तो मेरे लिए लाखों काम और करोड़ों सपनों की कोई कीमत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि चाहे बिजनेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरे दिल की सबसे बड़ी पूंजी हमेशा तुम रहोगी। अनन्या की आंखें भर आई। आर्यन ने उसके हाथों पर किस किया, फिर धीरे से उसकी उंगलियों को चूम लिया। कभी उसके माथे को चूमता, कभी उसके गालों को। बीच बीच में वो शरारत से कहता, वैसे तुम्हें नाराज़ देखकर भी तुम और ज़्यादा प्यारी लगती हो। अनन्या मुस्कुराई और बोली, तो क्या मुझे बार बार रूठना चाहिए? आर्यन ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हाँ, ताकि मुझे बार बार तुम्हें मनाने का बहाना मिले। कैंडल लाइट की रोशनी में दोनों की हंसी, आंसू और प्यार एक दूसरे में घुल गए। उनके बीच की दूरी मिट गई और रात ने उनके इसको और गहराई से बांध दिया। उस रात हवेली की खामोशी में सिर्फ मोमबत्तियों की लौ और दो दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। रात के उस कैंडल लाइट डिनर के बाद आर्यन और अनन्या के रिश्ते में और गहराई आ गई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए भरोसा और प्यार पहले से कहीं ज़्यादा चमकने लगा। लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी धीरे धीरे उनके जीवन की दहलीज पर दस्तक देने लगी थी। सुबह जब आर्यन ऑफिस के लिए निकलने से पहले अनन्या को देखता तो उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान की लकीरें दिखाई देती। उसके चेहरे पर चमक अब थोड़ी सी फीकी हो गई थी। वो पहले जैसी चुस्त दुरुस्त नज़र नहीं आती थी। कभी कभी आर्यन देखता कि अनन्या काम करते करते अचानक थक कर बैठ जाती या फिर छोटी सी सीढ़ी चढ़ने पर भी उसकी सांस फूल जाती है। कई बार वो रसोई में खड़ी होती और अचानक दीवार का सहारा लेकर आंखें मूंद लेती। आर्यन बार बार पूछता, अनन्या, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी थकी थकी क्यों लगती हो? अनन्या बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, कुछ नहीं आर्यन, बस शायद काम ज़्यादा कर लेती हूँ। लेकिन आर्यन का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि अनन्या में कुछ बदलाव हो रहे हैं। कभी उसकी आंखों में अचानक नमी आ जाती तो कभी छोटी सी बात पर वो हंसते हंसते रोने लगती। एक शाम आर्यन ऑफिस से लौटा तो देखा कि अनन्या बालकनी में बैठी है। उसके हाथ में गर्म दूध का गिलास है, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। उसका चेहरा थकान से बोझिल था, फिर भी उस पर एक अनकही सी चमक थी। आर्यन उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम कर बोला, अनन्या, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? तुम्हारे चेहरे की थकान मुझे हर दिन डरा रही है। अगर तुम बीमार हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन, अभी वक्त आने दो, तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके मन में हजारों सवाल थे, मगर उसने तय किया कि जब अनन्या चाहेगी तभी वो सच जानेगा। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये थकान सिर्फ थकान नहीं बल्कि उनके जीवन में आने वाली सबसे खूबसूरत खुशी का संकेत है। डॉक्टर की विजिट का दिन था। सुबह से ही अनन्या की तबीयत कुछ ज़्यादा ही नाजुक लग रही थी। बार बार उल्टी होना, जल्दी थक जाना और चेहरे पर लगातार फीकी सी थकान देखकर आखिरकार आर्यन ने जिद करके उसे अस्पताल ले ही गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और फिर मुस्कुराते हुए रिपोर्ट उनके हाथ में दी। कांग्रेचुलेसन्स, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। बस इतना सुनते ही आर्यन की आंखों में चमक भर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अनन्या का हाथ थाम लिया और अपनी आंखों में नमी लिए कहा, अनन्या, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। अब तुम्हारे अंदर मेरी धड़कन भी धड़क रही है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक सुकून और चमक थी। आर्यन ने झुककर उसका माथा चूमा और धीरे से कहा, अब से हर पल हर सांस तुम्हारी और हमारे बच्चे की हिफाजत के लिए होगी। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर बाद जब दोनों घर लौटे तो खबर सुनकर आदित्य भी भावुक हो गया। उसने अनन्या को आशीर्वाद देते हुए कहा,
ये सिर्फ आर्यन और तुम्हारा बच्चा नहीं होगा बल्कि पूरे परिवार की खुशी होगा। उसी वक्त श्वेता जी और विक्रम सिंह भी आए। श्वेता जी ने अनन्या को गले लगा लिया। उनकी आंखें भर आई थी। बेटा, तुम माँ बनने वाली हो। ये तुम्हारे लिए सबसे नाजुक और सबसे सुंदर समय है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस घर में तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। आदित्य और आर्यन दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में रहते हैं। इस वक्त तुम्हारे पास किसी ममता भरे हाथों की ज़रूरत है। विक्रम सिंह ने भी गंभीर स्वर में कहा। श्वेता सही कह रही है बेटा, इस वक्त तुम्हें अपने माँ की देखभाल में चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम और आर्यन कुछ महीने हमारे साथ रहो ताकि तुम्हें हर पल ध्यान और प्यार मिले। आर्यन पहले तो चुपचाप सुनता रहा, लेकिन फिर उसने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और श्वेता जी की तरफ देखकर बोला, माँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। अगर अनन्या आपके साथ रहकर सुरक्षित और खुश रहेगी तो मैं खुद उसे आपके पास छोड़ दूँगा। मुझे सिर्फ इतना वादा चाहिए कि आप मेरी अनन्या का हर ख्याल उसी तरह रखेंगी जैसे मैं रखता हूँ। श्वेता जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तुम्हारा प्यार देखकर दिल को तसल्ली मिली। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ कि इस समय मैं अनन्या को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगी। अनन्या चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। वो जानती थी कि उसका आने वाला सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन अब उसके आसपास इतना प्यार और सहारा है कि वो अकेली नहीं है। उसने धीरे से आर्यन का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन देखो, अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। अब सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार हमारी ताकत है। आर्यन ने उसे सीने से लगा लिया और धीरे से फुसफुसाया, और तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। अनन्या कुछ ही दिनों बाद अपने मायके चली गई। बेटी की मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ी राहत थी। श्वेता जी हर पल उसकी देखभाल करती, दादी माँ अपने अनुभवों से उसे समझाती, और विक्रम जी तो हर शाम उनके पास बैठकर बातें करते। आर्यन अक्सर काम से निकलते ही मायके की ओर दौड़ पड़ता। ऑफिस की थकान के बावजूद वो अनन्या के सामने मुस्कुराते हुए बैठता और उसके पैरों की हल्की मालिश कर देता। अनन्या, तुम्हें ज़रा भी थकना नहीं चाहिए, समझी? तुम्हारे थकने से मेरा दिल बेचैन हो जाता है। अनन्या हंसते हुए कहती, तो फिर ऑफिस मत जाओ। दोनों की ये नोक झोंक भी अब प्यार से भरी आदत बन चुकी थी। दिन गुजरते गए और वो दिन भी नज़दीक आ गया जिसका इंतज़ार पूरे परिवार को था। अनन्या की डिलीवरी का समय आ पहुंचा। एक सुबह अचानक अनन्या को तेज़ दर्द शुरू हो गया। घर में अफरा तफरी मच गई। श्वेता जी और विक्रम सिंह तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट को लेबर पेन शुरू हो चुका है, हमें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। श्वेता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी आर्यन के ऑफिस में फ़ोन आया। रिसेप्शन पर खड़ा हुआ वो जैसे ही खबर सुना उसकी सांसें थम गई। वो बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा। ट्रैफिक सिग्नल सब भूलकर उसने अपनी गाड़ी तेज़ दौड़ा दी। उसकी आंखों में सिर्फ अनन्या का चेहरा था। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि अनन्या को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया जा रहा था। अनन्या, वो चीख पड़ा। अनन्या ने दर्द से कांपते हुए हाथ बढ़ाया। आर्यन दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी थी। आर्यन, मुझे अकेला मत छोड़ना। आर्यन का दिल फट रहा था। उसने उसके माथे पर झुककर चुम्बन दिया। अनन्या, मैं यहीं हूँ, जब तक सांस है तुम्हारे साथ हूँ, बस हिम्मत रखना। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, मगर आर्यन का हाथ अनन्या की उंगलियों से आखिरी पल तक जुड़ा रहा। जब दरवाज़ा बंद हुआ, आर्यन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से चक्कर लगाने लगा। हर मिनट उसे सदियों जैसा लग रहा था। आदित्य भी आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शांत हो जा भाई, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रख। मगर आर्यन की बेचैनी कम नहीं हुई। वो कभी दीवार से सिर टिकाता, कभी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी अनन्या, मेरी जान को सुरक्षित रखना। बाहर पूरा परिवार उम्मीद में बैठा था। श्वेता जी लगातार रो रही थी और विक्रम सिंह उन्हें सांत्वना दे रहे थे। दादी माँ बुदबुदा रही थी, सब अच्छा होगा। आखिरकार वो पल आया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। कांग्रेचुलेसन, आपके घर एक नन्ही परी आई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। ये सुनते ही जैसे पूरे परिवार ने एक साथ राहत की सांस ली। आर्यन डॉक्टर के पास गया। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने सिर हिलाया।
आर्यन का दिल खुशी से भर आया। वो कमरे में पहुंचा तो देखा कि अनन्या थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेटी थी और उसके पास नन्ही बच्ची शांति से सो रही थी। आर्यन की आंखें भर आई। उसने झुककर बच्ची को अपनी गोद में लिया। उसके छोटे छोटे हाथ और मासूम चेहरा देखकर उसकी आवाज़ भर आ गई। अनन्या, ये हमारा सपना था और आज ये पूरा हो गया। अनन्या ने कमज़ोर हाथों से आर्यन का हाथ थामा और धीरे से कहा, आर्यन, धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं सच में पूरी हो गई हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं अनन्या, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी ज़िंदगी को मायने दिए हैं। तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने झुककर पहले अनन्या के माथे को चूमा, फिर बच्ची के नन्हे पैर पर चुम्बन दिया। आदित्य, श्वेता जी, विक्रम सिंह, दादी माँ, सबकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। आदित्य ने मजाक में कहा, अब तो भाई मेरी भाभी ने तुम्हें पूरी तरह बिजी कर दिया। बच्ची भी है और भाभी भी। अब हमारे लिए वक्त निकाल पाओगे या नहीं? सब हंस पड़े। दादी माँ ने बच्ची को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। ये नन्ही परी घर की रौनक बनेगी। वीरेंद्र जी भी आगे आए। उनकी आंखें भी आज नम थी। उन्होंने अनन्या और आर्यन दोनों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज मैं मान गया कि तुम दोनों का रिश्ता सचमुच 7 जन्मों का है। पूरा कमरा खुशियों से भर गया। नन्ही बच्ची की किलकारी उस खुशी की गवाही दे रही थी। आर्यन बार बार अनन्या का हाथ पकड़ रहा था। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझे माफ़ करके कोई गलती की है। आज मेरा परिवार पूरा हो गया है अनन्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस पल में जब सबकी आंखें नम थी मगर चेहरे पर मुस्कान थी, ये साफ था कि अनन्या और आर्यन की कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक आज पहुंच चुकी थी। अब उनके जीवन में सिर्फ प्यार, भरोसा और नन्ही परी की मासूम हंसी थी जो हर आंगन को रोशन करने वाली थी। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक और प्यारी से कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।